जब एक लेखक और एक डॉक्टर का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर किस तरह से वो पूरे एक हेल्थ को देखता है? देखिए, एक डॉक्टर और एक लेखक बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं जी। जो डॉक्टर है, डॉक्टर में संजीदगी है, और दूसरी तरफ जो एक लेखक है, लेखक एक जिन डॉक्टर्स के अंदर सिंपैथी होती है पेशेंट के लिए, वो एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। पेशेंट की जो माली हालत है, उसकी जेब में कितना पैसा है, वो कितना खर्च सकता है, इस बात का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा, लेकिन हमें पेशेंट की ज़िंदगी में घुसना नहीं है। जब एक डॉक्टर सर प्रशासनिक जिम्मेवारी संभालता है तो क्या आजकल जैसे चिट्टा फैला हुआ है तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है डॉक्टर्स की? दरअसल जो डॉक्टर का प्रशासन है वो दो तरह से है। एक तो प्रशासन डे टू डे प्रशासन हो गया कि जो आपका स्टाफ है आपने उनसे काम करवाना है। दूसरी तरफ पेपर फाइल्स आ जाती हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ मरीज़ को ठीक करने की और मरीज़ को बीमारी से बचाने की सोचेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शरीर भी साधना का साधन है। दरअसल अगर हम थोड़ा सा वेदांत में भी चले जाएं, हालांकि मुझे नहीं पता मुझे कितना कुछ पता है, हमारी आत्मा है जी। आत्मा को पंचभूतों ने जकड़ा है, क्योंकि अगर आत्मा रथी है तो शरीर रथ है। रथी तभी चलेगा जब रथ उसका अच्छा होगा। और सर अभी न्यू कथेड़ में नया हॉस्पिटल बन रहा है, क्या उसकी तैयारियां हैं और कब से वो स्टार्ट हो रहा है? न्यू कथेड़ का जो हॉस्पिटल है काफ़ी काम उसका हो चुका है। तो जो टारगेट रखा है, नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान बहुत ही खास हैं। ये सोलन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर अजय पाठक आज हमारे साथ। इन्होंने बड़ी सारी बातें की है सोलन के स्वास्थ्य सिस्टम के बारे में और अपनी संजीदा कविताओं के माध्यम से इन्होंने हेल्थ में चल रही परेशानियों के बारे में बड़ी सारी बातें हमारे साथ साझा की है। और डॉक्टर अजय पाठक जी बेसिकली ऊना के रहने वाले हैं और इससे पहले ये सिरमौर में भी बतौर सीएमओ अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सुनते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। हाँ, डॉक्टर अजय पाठक सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एक तरह से बोल सकते हैं हम कि सोलन ज़िला के हेल्थ कंट्रोल रूम हैं आप। तो कैसी है सर सोलन के लोगों की सेहत? अगर हम सोलन जिला की सेहत के बारे में बात करें तो सेहत में सोशल प्रोटेक्स्ट भी साथ आता है। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं तो इसको मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। एक तो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र की वो हसीन वादियाँ, मन को जीवंत करता नीला आसमान, कानों को छूकर जाती हवा की आवाज़, शरीर को सक्रिय रखती संकरी पगडंडियाँ, अमावस की रात में चमकता हुआ तारामंडल। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें जो हमारा मैदानी इलाका है, तो बड़े बड़े कारखाने, पूरे देश से रोज़गार लेने आते लोग, धूल मिट्टी से धुंधला आसमान, सर्दियों में सांस लेना दुभर करती धुंध, दूर तक फैले हरे भरे खेत खलिहान, डेंगू के मच्छर को पनपाता खड़ा पानी और व्यवस्था की लोगों की सेहत को लेकर संजीदगी। ये है मेरे सोलन की लोगों की सेहत की कहानी। क्या बात है सर, अपनी लेखनी से आपने पूरा एक डिस्क्राइब कर दिया कि सोलन के लोगों की सेहत कुछ हद तक फ़िलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो चीज़ें आपने बीच में मेंशन की। सर सीएमओ के साथ होने के साथ साथ आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। एक तो आपका डॉक्टरी पेशा है वो प्राइमरी है, दूसरी तरफ आप लिखते भी हैं। जब एक लेखक और एक डॉक्टर का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर किस तरह से वो पूरे एक हेल्थ को देखता है? देखिए, एक डॉक्टर और एक लेखक बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं जी। जो डॉक्टर है, डॉक्टर में संजीदगी है जी। डॉक्टर में एक मनुष्य को लेकर, उसकी सेहत को लेकर कुछ भावनाएं हैं। और दूसरी तरफ जो एक लेखक है, लेखक एक समाज के परिप्रेक्ष्य को लेकर चलता है। बिल्कुल। ये पेशा मुझे हेल्प भी करता है, क्योंकि मैं सिर्फ समाज के परिप्रेक्ष्य की जगह जो बीमारियों को लेकर भी छोटे छोटे मैसेज देना, वो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। मैसेजेस मैं बड़े आराम से लोगों तक पहुंचा पाता हूं। तो ये पेशा मुझे काफ़ी हद तक मदद भी मेरी करता है जी। सर संजीदगी की आपने बात की, मैंने एक फिल्म देखी थी, मे बी आपने भी देखी थी, मुन्ना भाई MBBS। उसमें एक डायलॉग था, एक जो डॉक्टर कर रहा स्टूडेंट होता है वो पूछता है डॉक्टर से कि जिन पेशेंट की ये डॉक्टर के साथ थोड़ा एक आपसी भाव होता है, प्रेम भाव होता है, या डॉक्टर की संजीदगी होती है, बोलते वो डॉक्टर नहीं बन सकते।
ये जो मेडिकल प्रोफेशनल थे उस टाइम के, बोमन ईरानी साहब, फिल्म में उन्होंने वो एक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि जिन डॉक्टर्स के अंदर सिंपैथी होती है पेशेंट के लिए, वो एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। देखो, पेशेंट से सिंपैथी रखनी पड़ेगी, पेशेंट की जो दुख तकलीफ है उसके साथ सिंपैथी रखनी पड़ेगी। पेशेंट की जो माली हालत है, उसकी जेब में कितना पैसा है, वो कितना खर्च सकता है, इस बात का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम पेशेंट दूर चला जाता जाएगा, हमारा जो सिस्टम है उस पेशेंट का इलाज नहीं कर पाएगा जी। लेकिन हमें पेशेंट की ज़िंदगी में घुसना नहीं है, हमें निरपेक्ष रहना है जी। पेशेंट को मित्र नहीं बनाना है। पेशेंट पेशेंट रहेगा, डॉक्टर डॉक्टर रहेगा जी। और एक गुड फेथ में पेशेंट के बेनिफिट के लिए हमें फैसले करने हैं। सर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर क्षेत्रीय अस्पताल, स्टाफ, बजट, लैब्स की प्रॉब्लम, ब्लड बैंक, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एक उच्च अधिकारी के पद पर होते हैं। साथ के साथ आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है, चिट्टा उनमें से एक है। सोलन स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ अभी चिट्टा को लेकर कर रहा है? जो स्वास्थ्य विभाग है, रादर मैं कहूँ जो हिमाचल सरकार है, चिट्टा को लेकर बहुत सचेत है जी। और बहुत प्रोएक्टिव है जी। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल बहुत काम कर रहा है चिट्टा मुक्त हिमाचल को करने के लिए। जी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ स्वास्थ्य विभाग भी ये काम कर रहा है। हमारा जो मुख्य काम है वो दो तरह से है जी। एक तो हमारा काम है लोगों में जागरूकता लाना जी। लोगों में काउंसलिंग करना जी। और जो नशे के चंगुल में फंस गए हैं उन्हें उस चंगुल से बाहर निकालना, ये हमारे दो मुख्यतः काम हैं जी। तो जहाँ तक जागरूकता का सवाल है, हमारे नई दिशा केंद्र हैं, सभी अस्पतालों में हैं, वहाँ हमारे काउंसलर्स हैं जी। वो इसके लिए काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ युवाओं के लिए केवल अस्पतालों में बैठकर जी या केवल सरकार में बैठकर कुछ नहीं किया जा सकता। सही बात। जब तक परिवार साथ नहीं आता है, जब तक समाज साथ नहीं आता है, जब तक सभी मित्र उनके साथ नहीं आते हैं, तब तक हम व्यक्ति को नशे से बाहर नहीं निकाल सकते हैं जी जी। नशे में धकेलने का भी मुख्य जो कारण रहता है, देखा देखी में व्यक्ति नशे में जाता है जी जी। एक दोस्त ले रहा है, दूसरा उसमें चला जाता है। पर इस चीज़ को एकदम जाना जा सकता है, माँ बाप को एकदम पता लग सकता है, अध्यापकों को पता लग सकता है, लेकिन वो इसके लिए सचेत नहीं है जी जी। सोशल मीडिया का ज़माना है, बिल्कुल। घर आके पिता अपने फ़ोन पे है, माता अपने फ़ोन पे है, बच्चे अपने फ़ोन पे हैं। बच्चे की आदतें कब चेंज हो गई उनको पता ही नहीं लगता। अगर आपका बच्चा घर लेट आ रहा है, घर आके सबसे बात नहीं करता है, अपने कमरे में घुस जाता है, अपने कमरे में चला जाता है, पैसे ज़्यादा मांगने शुरू कर दिए हैं, घर से छोटी मोटी चीज़ें गुम होनी शुरू हो गई हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। तो सचेत होना सबसे आवश्यक चीज़ है अगर हम बच्चों को इससे बाहर रखना चाहते हैं जी। जब एक डॉक्टर सर प्रशासनिक जिम्मेवारी संभालता है तो क्या आजकल जैसे चिट्टा फैला हुआ है तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है डॉक्टर्स की हेल्थ के सिनेरियो में? जब प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालता है, दरअसल जो डॉक्टर का प्रशासन है वो दो तरह से है। एक तो प्रशासन डे टू डे प्रशासन हो गया कि जो आपका स्टाफ है आपने उनसे काम करवाना है जी जी। पर क्योंकि आप एक डॉक्टर से आगे आए हो तो आपको ये पता है कि वो काम क्या है जी जी। आपको ये पता है कि ग्राउंड पे मुश्किलें क्या हैं, आपको ये पता है कि उनको सुधारना कैसे है, आपने हर चीज़ से आप गुजरे हैं उन चीज़ों से जी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता, केवल मुश्किल सिर्फ एक है कि हम ह्यूमन फाइल्स को डील करते हैं, ह्यूमन बींग्स को डील करते हैं, दूसरी तरफ पेपर फाइल्स आ जाती हैं। बिल्कुल। लोग गंभीर बीमारी से भी पीड़ित हैं, उनको हम सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, लेकिन पेपर फाइल ये नहीं मानती। वहाँ तो हिमाचल प्रदेश फाइनेंस रूल्स को ही मानना है, उससे ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं जी। जो हम संवेदना रखते हैं सिस्टम के प्रति, वो संवेदना थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ तो हेल्थ सिस्टम के लिए अगर एमएस है, हॉस्पिटल चला रहा है, जिला चला रहा है, एक डॉक्टर चला रहा है तो अच्छे से चलाएगा। अगर एक कोई एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है तो वो तो हॉस्पिटल की इनकम पे ध्यान देगा, वो हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर्स कम करने की सोचेगा। हम सिर्फ मरीज़ को ठीक करने की और मरीज़ को बीमारी से बचाने की सोचेंगे। बिल्कुल सही, बड़ा खूब आपने कहा है। और सर जब सरकारी हॉस्पिटल्स की हम बात करते हैं तो बड़ी सारी वहाँ पे बातें होती है कि साफ़ सफाई नहीं है, डॉक्टर्स का बर्ताव सही नहीं होता। क्योंकि सोलन तो ब्लेस्ड है, क्योंकि जो हमारे हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे सोलन ज़िला से ही हैं। तो
सोलन जिला के क्षेत्रीय अस्पताल में इस बात का प्रेशर होता है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे सोलन से हैं, तो हॉस्पिटल पे किसी तरह का कोई प्रेशर रहता है कि नहीं सब कुछ अच्छे से हो? हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जी जी। बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो उनकी अच्छाई को देख के उन जैसा अच्छा बनने का प्रेशर तो सभी पे रहता है। जी जी। बाकी उनकी तरफ से ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं आता जो आपको लगे कि आप उसको पूरा नहीं कर पाते। हमारी समस्याएं हैं, हम उन तक लेके जाते हैं, वो पूरा प्रयास करते हैं और उन्हें पूरी तरह से सॉल्व करके देते हैं। तो मुझे लगता है कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव हेल्थ मिनिस्टर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सोलन। एग्जैक्टली सर, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शरीर भी साधना का साधन है। आप इस बात को आज के सिनेरियो में कितना मानते हैं, कितना हम फिज़िकली एक्टिव रह पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमारा आजकल लाइफस्टाइल हो गया है, स्वामी जी की वो बात सार्थक कर पा रहे हैं हम? देखो, आपने वेदांत की एक बहुत गूढ़ बात ये की है कि शरीर साधना का साधन है। दरअसल अगर हम थोड़ा सा वेदांत में भी चले जाएं, हालांकि मुझे नहीं पता मुझे कितना कुछ पता है, हमारी आत्मा है जी। आत्मा को पंचभूतों ने जकड़ा है। बिल्कुल। और वो पंचभूत हमारा शरीर है। जी जी। और आत्मा का जो उद्देश्य है वो पंचभूतों से मुक्त होकर मुक्त हो जाना है। जी जी। लेकिन जब तक आत्मा की एक उन्नति नहीं होगी आध्यात्मिक पथ पे, तब तक वो इन पंचभूतों से मुक्त नहीं हो पाएगी। एक शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर उसको लेना ही पड़ेगा। तो शरीर को हम ना तो भोग की वस्तु माने और ना ही शरीर को हम ये सोचेंगे इसको त्याग ही दें। क्योंकि अगर आत्मा रथी है तो शरीर रथ है। रथी तभी चलेगा जब रथ उसका अच्छा होगा। तो हमें शरीर तो अपना स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। केवल शरीर नहीं, हमें अपना मन स्वस्थ रखना पड़ेगा। हमें अपना मन पवित्र रखना पड़ेगा। और अगर हम त्रिगुणात्मक सृष्टि की बात करें तो हमें सत्व गुण प्रधानता अपने आप में रखनी पड़ेगी। अगर आप अध्यात्म में उसमें बात करें कि ध्यान है, प्राणायाम है, और अगर आप सीधे बैठ ही नहीं सकते हैं, पीठ सीधी रख ही नहीं सकते हैं, आपका दिमाग विचारों से खाली ही नहीं होता है। सही बात है। आपका दिमाग मेमोरी स्पैन इतना कम हो गया है कि आप किसी बात पे चिंतन ही नहीं कर पाते हैं, तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। शरीर स्वस्थ रखना तो साधना करने से पहले एक बड़ी आवश्यक चीज़ है। बिल्कुल सही आपने फरमाया सर। हिमाचल प्रदेश के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, क्योंकि आप दूसरे सिटीज़ में जाओगे, दिल्ली जाते हो, कोई दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ बोलते हैं कि चलने के लिए जगह नहीं होती। बट हम घर से बाहर भी निकलते हैं तो हमारी एक तरह की वो एक्सरसाइज हो जाती है, स्टेयर्स उतरते हैं, चढ़ते हैं। ओवरऑल हिमाचल के लोग मेहनती बहुत हैं, शरीर उनका पूरी तरह से एक्टिव रहता है। बावजूद उसके बहुत सारी बीमारियां आजकल पनप रही है। डायबिटीज़ आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर एक कॉमन बीमारी हो गई है। तो क्या ये हमारा लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है या कुछ एक मेंटल पीस जिसको बोलते हैं वो डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से भी हो रहा है? दरअसल मेंटल पीस भी लाइफस्टाइल के कारण ही डिस्टर्ब हो रही है। अगर हम एनसीडी की बात करें जी, तो कहने को तो हमें ये दिखता है कि हिमाचल प्रदेश में लोग मेहनती हैं, चलते हैं, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम 20% से ज़्यादा निकल जाते हैं हाइपरटेंशन के लिए, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, 30+ पॉपुलेशन है जी। और जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल का जो एंट्री गेट है जहाँ से हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, वो है सिगरेट और शराब। सिगरेट और शराब ये दोनों ही लाइफस्टाइल की ऐसी चीज़ें हैं जो बहुतायात में काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा लोग हिमाचल में इनका सेवन करते हैं, शराब का भी और तंबाकू का भी। और ये धकेल रही हैं हमें बहुत बीमारियों की तरफ। अच्छा। मैं थोड़ा सा इसमें एलेबोरेट करना चाहूँगा कि जो सिगरेट है, सिर से पैर तक ऐसा कोई शायद अंग होगा जिसको ये अफेक्ट नहीं करती है। दिमाग में देख लें तो जो अधरंग की बीमारी है वो करती है। उसके नीचे आ जाएं, तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है। उसके नीचे आ जाएं, गले का कैंसर होता है। उसके नीचे आ जाएं, फेफड़ों का कैंसर होता है। उससे नीचे आ जाएं, हार्ट की बीमारी होती है। उससे नीचे आ जाएं, पेट का कैंसर होता है। टांगों की तरफ चले जाएं, गैंग्रीन होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सिगरेट से हो रही हैं। और जो शराब है, शराब के बारे में बड़े मिथ फैले हुए हैं कि थोड़ी सी शराब बहुत अच्छी होती है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए। सही बात है। लेकिन शराब का हर घूंट आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर आप सिगरेट के साथ शराब पी रहे हो तो कैंसर होने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। जो सिगरेट में लगभग 4000 केमिकल्स हैं, उसमें से 400 डेंजरस हैं और उसमें से भी 40 कैंसर करने वाले हैं। जब शराब भी साथ पीते हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं आपके गले में, आपके मुंह में, और कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और उसी तरह से ये नशे के भी गेटवे ड्रग्स जो हैं वो यही हैं। तो सिगरेट और शराब, केवल 2 चीज़ों से हम बच जाएं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बचे रह सकते हैं। मतलब ये चिट्टे से भी ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ है चिट्टा, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही है इसके बारे में। दूसरे जो आपने अल्कोहलिक चीज़ें बताई, शराब का जिक्र किया आपने, धूम्रपान का जिक्र किया, इनमें सब में वार्निंग सिंबल्स लगे होते हैं, वार्निंग दी होती है। उसके बाद भी लोग उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नहीं हमें लेना ही लेना है। कई लोग बोलते हैं जी मैं अगर सुबह सिगरेट कश नहीं मारूंगा तो मैं फ्रेश नहीं हो पाऊंगा, मेरा पेट नहीं खाली हो पाएगा। ये भी एक मेंटेलिटी है। ऐसी बात है, आजकल व्यक्ति ना, हर व्यक्ति किक चाहता है, किक, एक्साइटमेंट चाहता है, थ्रिल चाहता है। और उस थ्रिल के लिए वो सिगरेट, शराब, भांग, कोकेन, चिट्टा वहाँ तक पहुँचता है। होता क्या है कि जब हम नशा शुरू करते हैं तो अच्छा लगता है, जी जी। एक सेंस ऑफ वेलबींग आती है, एक यूफोरिया आता है, फॉल्स सेंस होती है, ट्रू सेंस नहीं होती। पर उसी सेंस के लिए हम नशा शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 दिन बीत जाते हैं, फिर उसी नशे से वो सेंस ऑफ वेलबींग जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। फिर हम नशे की अमाउंट बढ़ा देते हैं, एब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। एब्यूज़ के बाद धीरे धीरे करके वो समय आ जाता है कि जब हमारा जो हमें नॉर्मल होने के लिए नशा चाहिए, यानी जो स्मोकर है शुरू में तो उसको अच्छा लगता है, निकोटीन जाती है उसको अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद उससे उस एक नॉर्मल व्यक्ति के लेवल पर आने के लिए, क्योंकि उसके शरीर को आदत पड़ गई है निकोटीन की, वैसे ही अल्कोहल की आदत पड़ गई है या कोकेन की आदत पड़ गई है, तो उसे एक नॉर्मलेसी पे आने के लिए नशा चाहिए होता है। जो हम बोलते हैं नशा एक छलावा है, यानी कि नशा करने के कुछ दिनों बाद आप नशा किक के लिए नहीं कर रहे हो, आप नशा नॉर्मल होने के लिए कर रहे हो। अदरवाइज आप नॉर्मल से भी बिलो हो तो आप उसके लिए नशा कर रहे हैं। और जो ये किक है ये सिर्फ नशे से नहीं मिलती है। जब आप अपने परिवार में बैठते हो, गपशप लगती है, हंसी लगती है, ठहाके लगते हैं, उससे ये किक मिलती है और ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। जी जी। जब आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हो, खेल के मैदान में आप अपना पसीना बहाते हो, तो ये किक ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है। जब आप प्राणायाम करते हो, जब आप ध्यान में बैठते हो, तो आपकी जो मेंटल कामनेस है वो बहुत लंबे टाइम चलती है, तो फिर घंटों के हिसाब से वो जो कामनेस है वो चलती है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर किक ही लेनी है तो नशे की तरफ मत जाओ, तो परिवार की तरफ जाओ, खेल के मैदान की तरफ जाओ, किताबों को दोस्त बनाओ, प्राणायाम करो, योग करो, ध्यान करो। ये चीज़ें आपको सिर्फ नशे से ही नहीं बचाएंगी, आपको अपनी आत्मिक ज़िंदगी में भी, आध्यात्मिक ज़िंदगी में भी और भौतिक ज़िंदगी में भी ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे। क्या बात है सर, आज में खुश रहिए, कल तो कभी आएगा ही नहीं, और कभी कभी इमेजिनेशन की ज़रूरत है तो सपनों में भी बेशक जिए। और बड़ा ही अच्छा एक मैसेज दिया कि किस तरह से हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। बेसिकली तो आपका डॉक्टरी पेशा है, मेडिकल प्रोफेशन से आप आते हैं। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि सर जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो बीमारियां अक्सर कम पनपती हैं। हालांकि ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां आती है। ये एक अवेयरनेस की कमी की वजह से होता है या बीमारियों को इग्नोर करना भी एक रीज़न माना जा सकता है? नहीं, देखिए, जो इग्नोरेंस से बीमारी को इग्नोर करने से जो बीमारियां बढ़ती हैं वो तो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होती, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो मोर देन 50% हैं, इनसे हम आसानी से बच सकते हैं। मैं यहाँ फिर 2-3 बीमारियों की बात एग्जाम्पल के साथ मैं करता हूँ। जी जी। जैसे हमारे हाथ हैं, केवल जो हमारे हाथ हैं, अगर केवल हमारे हाथ साफ रहें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल। हम वायरल से बच सकते हैं, हम डायरिया से बच सकते हैं, हम लेप्रोसी से बच सकते हैं, हम टीबी से बच सकते हैं। जल जनित जितने भी रोग हैं केवल हम हाथ साफ रख के ही बच सकते हैं। होता क्या है, हमें लगता है हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं। आप सड़क पे चल रहे हो, आप किसी ऑफिस में गए हो, रेलिंग पे खड़े हो, आप हर जगह हाथ टच कर रहे हो। आपने जो हाथ टच किया उसके बाद वही हाथ आपके मुंह में चला गया, आपके नाक में चला गया। उसके बाद आपने फिर से वही हाथ उस रेलिंग को टच किया। जो पिछले ने इन्फेक्शन छोड़ी थी वो आपने ले ली, और जो आपके पास इन्फेक्शन थी वो आपने रेलिंग को फिर से दे दी। तो जैसे भारतीयता में हम हाथ नहीं मिलाते थे, नमस्ते करते थे, तो नमस्ते का ट्रेंड था। कोरोना काल में लोगों ने सीखा, लेकिन बड़ी शिकर भूल गए। हाँ, भूल गए। अपनाया पर उन्होंने अपना के रखा नहीं, उसको बड़ी शिकर भूल गए। दूसरी चीज़ हमारे कपड़े हैं।
किसी ने खांसी की, छींटे दूर तक गए, हाथों में आए चाहे कपड़ों में गए, हम घर लेके गए। छोटा बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, उसने आके जफ्फी डाली और वो उसमें सारे का सारा हमने दे दिया, बच्चे को ट्रांसफ़र हो गया। तो जो हमारी भारतीयता थी कि घर आने से पहले जूते बाहर खोल लेंगे, फिर कपड़े चेंज करेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, उसके बाद सबके साथ मिक्स होंगे। तो हमें उन बातों को फिर से अपनाने की आवश्यकता है कुछ बीमारियों से बचने के लिए। दूसरी चीज़ जो है, जो जागरूकता के अभाव में है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। जंक फूड हमारा बहुत बढ़ गया है और हमें लगने लग गया है, व्यक्ति को ये स्टेटस सिंबल लगता है कि मैं अगर दुकान पे सामान लेने जाऊंगा तो मैं स्कूटर पे या कार पे ही जाऊंगा, मैं पैदल नहीं जाऊंगा पैदल। हमें ये भी एक छलावा ही है। इस छलावे से हमें, इस भ्रम जाल से हमें बाहर आना चाहिए। और अगर हमें छोटी छोटी चीज़ें कर लें, प्राइमरी हेल्थ जो केयर है जिसकी आपने बात की, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर है, उसमें सिर्फ क्यूरेटिव नहीं है, उसमें प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है और प्रमोटिव भी है। हम लोगों को प्रमोट भी करते हैं। हम अपने सब सेंटर्स में लोगों को योग भी करवाते हैं, हम उनको प्राणायाम भी करवाते हैं, उस पर हम सलाह देते हैं। हम हर बीमारी पे लोगों को जागरूक करने के लिए डेज सेलिब्रेट करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे जुड़ना चाहते नहीं। शायद उन्हें लगता है कि जब हम ठीक हैं तो क्या आवश्यकता है। पर स्वास्थ्य विभाग प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए बहुत काम कर रहा है। बिल्कुल। हम जब भी मौका मिलता है अपने विचार लोगों के सामने रखते हैं, उन्हें उनका बिहेवियर चेंज करने का हम प्रयास करते हैं और मुझे लगता है हम उसमें सफल हो भी रहे हैं और धीरे धीरे और ज़्यादा भी सफल होंगे। जी, बड़ा ही अच्छा सर आपने आंसर दिया। और जब आप जवाब दे रहे थे, मेरे दिमाग में चल रहा था कि हम लोगों के अंदर भी रोज़ाना कितने दूसरों के जो इन्फेक्शंस हैं, कीटाणु हैं, वो अंदर आते हैं। जैसे आपने स्टेयर्स का एग्जांपल दिया, हम ऑफिस में जाते हैं, किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। ये बातें बेसिक है, छोटी है, बट वजन बहुत ज़्यादा है। अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं हम। बिल्कुल बच सकते हैं और हमें ये फॉलो करनी चाहिए। जी। अच्छा सर, एक सीएमओ के रूप में सबसे कठिन फैसले क्लिनिकल होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव? देखिए, क्लिनिकल फैसले थोड़े कम हो जाते हैं। क्लिनिकल फैसले तभी लेने पड़ते हैं जब किसी पे कोई कोई ऐसा कोई केस आता है। अदरवाइज फैसले एडमिनिस्ट्रेटिव ही होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कुछ लोगों से हमें, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, बिल्कुल, हमारा मुख्य काम है जनता के आखिरी व्यक्ति तक अपनी सर्विसेज को पहुंचाना, घर द्वार में अपनी सर्विसेज को पहुंचाना। और हम कुछ लोग हमारे ओवरवर्क हो जाते हैं, हमें दिखता है कि ओवरवर्क हो रहे हैं, लेकिन हमें जब तक वो मना नहीं करते हमें उन्हें ओवरवर्क करना ही पड़ता है। कुछ लोग काम नहीं भी करते हैं, काम से शर्क भी करते हैं। उनके साथ ये थोड़ी सी जो समस्याएं आती हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब आप समाज के अंतिम व्यक्ति तक आप एक एनसीडी की कैंपेन चलाते हो, ब्लड प्रेशर के लोग घर घर जाके ढूंढते हो। ब्लड प्रेशर से सिर्फ हम ब्लड प्रेशर नहीं ट्रीट कर रहे। आपने देखा होगा डायलिसिस के लिए आजकल सिफारिशें लगती हैं कि डायलिसिस के लिए नंबर नहीं आ रहा है। अधरंग कितने लोगों को हो रहा है, हार्ट अटैक कितने लोगों को हो रहा है। तो एक जब हम बीपी या डायबिटीज़ का एक पेशेंट ट्रीट करते हैं, हम उसका जो अल्टीमेटली जो जहाँ पहुँच रहा है, वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है, वो अधरंग की तरफ जा रहा है, वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, हम उससे बचाते हैं। तो इसमें संतुष्टि जो है उसका एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। नहीं, बहुत अच्छा है सर। सिफारिश की आपने एक बात की, हालांकि ये सवाल मेरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, ना ये डिस्कस हुआ था आपसे, पर फिर भी मैं चाहूँगा। अक्सर मैं जाता रहता हूँ हॉस्पिटल, कभी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, कभी कैसे भी दूसरी वजह से भी जाना होता है। मैं वहाँ पे देखता हूँ कि ओपीडी पे बहुत लंबी लंबी लाइन्स होती हैं। अच्छा, एक दिन जब मैं गया था तो मैंने देखा कि कोई एक पुलिस वाले भैया आते हैं, उनके हाथ में 15 से 20 पर्चियाँ होती हैं, तो वो अंदर जाके उनको दे देते हैं। अच्छा, साथ में बेचारे एक बुजुर्ग बड़ी देर से वो लाइन में खड़े थे, वो परेशान हो रहे थे बहुत, तब किसी ने उनकी हेल्प की। मैं चाहता हूँ सर कि ये थोड़ा कल्चर ख़त्म हो, सबको टाइम थोड़ा बराबर मिले। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें प्रायोरिटी देना हमारी सरकार का फैसला है। बुज़ुर्ग को खड़े नहीं होना चाहिए था, बुजुर्ग को प्रायोरिटी पे देखा जाना चाहिए था। कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स होती हैं, एक माँ है, उसका बच्चा लगातार रो रहा है, उसको जल्दी ही देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। एक दिव्यांग है जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको जल्दी ही देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता। जो सिफारिश मैंने वर्ड यूज़ किया वो इस ढंग से किया कि स्लॉट्स कम होते हैं, फिर लोग हर तरफ से प्रेशर लगाते हैं। बिल्कुल। पर जो स्टाफ के लोग हैं, थोड़ी सी वरीयता उनको
मिल जाती है, मेरा ख्याल हर डिपार्टमेंट में ही मिलती है। लेकिन आपकी बात को मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा कि अगर ऐसा होना भी है तो 3 मरीज़ नॉर्मल जाएं, एक कोई और जाए। ऐसा ना हो कि पहले आप प्रायोरिटी वालों को ही देख रहे हो, नॉर्मल उसके बाद देखे जा रहे हैं। वैसे तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, प्रायोरिटी पे कोई देखा नहीं जाना चाहिए, पर कई बार ये मजबूरियाँ हो जाती हैं, पर उसमें किसी व्यक्ति को इग्नोर ना किया जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि हम सर जनता की आवाज़ हैं, मीडिया के हम लोग हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी सराउंडिंग में जो प्रॉब्लम्स है वो आपके समक्ष आए, फिर उनका समाधान निकले बिना किसी को परेशान किए हुए। और सर अभी न्यू कथेड़ में नया हॉस्पिटल बन रहा है, क्या उसकी तैयारियां हैं और कब से वो स्टार्ट हो रहा है? न्यू कथेड़ का जो हॉस्पिटल है काफ़ी काम उसका हो चुका है जी। माननीय मंत्री जी उसको हर 15-20 दिन में रिव्यू करते हैं, स्वयं रिव्यू करते हैं। तो जो टारगेट रखा है कि अप्रैल मई तक उसका उद्घाटन हो जाना चाहिए, वो चालू इस साल वो चालू हो जाना चाहिए। अब देखिए काम कैसे चलता है। वो एक अति मॉडर्न हॉस्पिटल होगा, सभी सुविधाएं, चाहे MRI है, चाहे CT है, मतलब सभी आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक लैब की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होंगी, और एक स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशन आपको वो मिलेगा। क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें पेशेंट्स को मिलेगी? उसमें पेशेंट को ट्रॉमा केयर जो यूनिट होगा वो भी स्टेट ऑफ आर्ट होगा, सारी उसमें फैसिलिटीज़ होंगी। उसमें जो OTs होंगे उनमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। जो डायग्नोस्टिक्स हैं उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, और उसमें सुपर स्पेशलिटीज़ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। ठीक है। सर सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीज़ों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। लोगों को उन योजनाओं के बारे में नहीं पता है, जैसे आयुष्मान कार्ड की मैं बात करूं, हिम केयर कार्ड की मैं बात करूं। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे कार्ड हैं जो पेशेंट्स को फ्री मुहैया करवाए जाते हैं? देखो, जो हिम केयर कार्ड है वो पेशेंट को खुद बनवाना पड़ता है। जी जी। केवल सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जो, पर बहुत थोड़ा सा प्रीमियम है उसका जो लगता है। जो आयुष्मान कार्ड है इसमें एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसकी एक लिस्ट थी जो फ्रीज हुई लिस्ट है। जो उस लिस्ट में लोग थे उनका आयुष्मान कार्ड बनता है, और अब सीनियर सिटीज़न का आयुष्मान कार्ड बन रहा है। उनको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता उनको। जो आपके लोक मित्र केंद्र हैं, लोक मित्र केंद्र में जाएं, अपना आधार दें, जो आधार पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो उससे मैच करती है, सीनियर सिटीज़न आप हो तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग सहारा योजना में लोगों को मदद देता है, पर लोगों को भी लगभग पता है, काफ़ी हद तक पता है इन सारे कार्ड्स का। जी। वो हम देते हैं। डिसेबिलिटी अगर आप में है तो डिसेबिलिटी के कार्ड्स बनते हैं, उससे काफ़ी सारी योजनाओं में आपको मदद मिलती है। प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए स्पेशल डाइट का है, जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से हम उनको कुछ पैसे भी देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। फ्री डायग्नोस्टिक्स हम दे रहे हैं, सारे टेस्ट लगभग हमारे अस्पतालों में फ्री ही हो रहे हैं। और फ्री ड्रग्स में भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे बड़े अस्पताल में तो चलो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन छोटे अस्पताल में कहीं भी किसी भी दवाई की कोई कमी ना आ पाए। सर बद्दी फार्मा हब है और एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब भी ये कहा जाता है, फिर भी कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि दवाइयाँ नहीं मुहैया करवाई जाती। अब देखिए, जनसंख्या बढ़ती है, संसाधनों की कमी नेचुरली हो जाती है बीच में। HIV एड्स जितना मेरी अभी समझ में है, अभी तक इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता है, और अभी सोलन ज़िला में बीते दिनों ही 107 केस नए आए। चिट्टा एक काफ़ी बड़ा कारण बन रहा है।